हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलाही केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट, हम आपसे पहले दो सेट का डिस्कशन कर चुके थे जो सीबीएसई में आए थे, वो सेट 3 और सेट 2। आज मेरे पास सेट 1 है, तो इस सेट 1 में हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेट 3 या सेट 2 में नहीं आए हैं। सेट 2 सेट 3 में जो क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं उन्हें हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो इसमें डिफरेंट है उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो मल्टीपल तो काफ़ी डिफरेंट है, तो मल्टीपल जरूर करेंगे। तो हम पहले शुरू कर दें। सेट नंबर फर्स्ट, ये है सेट नंबर फर्स्ट, और इसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको ये ध्यान रखना है 3D सीरीज की बात कर रहा है, तो 3D सीरीज में दो एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसा है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रखता है, वो स्कैंडियम है। और जिंक एक डी ब्लॉक एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रखता है। तो इसमें से पूछा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe, Cu, Mn और Sc। तो इसमें जो राइट आंसर होगा बच्चों वो डी होगा, डी इज द राइट आंसर, Sc। ठीक है, तो पहले का आंसर होगा Sc। दूसरा हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बाय द कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, कॉम्प्लेक्स क्या है, Pt En होल ट्वाइस और Cl2, और यहाँ पर दे रखा है प्लस। ये कॉम्प्लेक्स है और इसमें हमसे ये पूछा गया है कि भैया ये कौन से टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसमें कोई एम्बेडेड लिगेंड तो है नहीं, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म तो आप कट कर सकते थे। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में दो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, यानी दो कंपाउंड होने चाहिए। ठीक है, कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, ये भी कट हो जाएगी। आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि Cl को बाहर ले जाओ अंदर ले जाओ, एक ही बच्ची Gi। आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे। अगर मैं इसे देखूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, Pt दिस और दिस, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये लगा दिया, ये En बाइडेंटे लिगेंड है लाइक दिस, और Cl यहाँ पर, Cl यहाँ पर, तो इसका ट्रांस बन गया है। अगर इसका सिस बन गया तो ये जाहिर सी बात है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी। अगर हम देखें तो इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं लाइक दिस, और यहाँ पर आपने Cl, यहाँ पर Cl, एक En यहाँ पर लगा दिया, एक En यहाँ पर लगा दिया, तो भैया ये 90 के एंगल पे है, तो ये सिस है। और सिस और ट्रांस दोनों पॉसिबल है, तो जाहिर सी भाई बात है, ये क्या करेगा, Gi शो करेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो था इसका सेकंड था, दूसरे क्वेश्चन का बी आंसर सही हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। पहले तो हमसे ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि डायमैग्नेटिक इन नेचर कौन सा होगा। तो सबसे पहली बात है, डायमैग्नेटिक तब होगा जब सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पॉसिबल है। तो इसमें पूछ रहा है पहला, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हो सकता है आंसर। CO3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बीक, ये रॉन्ग, कट ही कर दो, बीक वाला तो कट ही कर दो। ठीक है, CO3 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इसमें ये नहीं बताया कि टेट्राहेड्रल मतलब स्ट्रॉन्ग है या वीक है। CO3 इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो हमें क्या देखना है, देखो एक ही बच रहा है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड और फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तभी सारे पेयर अप हो जाएंगे। तो तीसरे का पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है, चौथा क्वेश्चन में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का है। ठीक है, क्वेश्चन है आपको CH2 और यहाँ पर है Cl और यहाँ पर लगा हुआ है Cl, और ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है KCN। अब KCN है, आपसे ये पूछा है एक कंपाउंड क्या होगा। ठीक है, ये नोट्स का क्वेश्चन था, ये मैंने कराया था आपको। ठीक है, मैंने बोला था, देखो फिर से वही बात, एरोमेटिक Cl और OH के बारे में तो समझना मत। ठीक है, ये हटते ही नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते नहीं है। तो ये एलाइलिक जो आपका बेंजाइलिक Cl है, ये यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा CH2 और क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा, और यहाँ पर Cl रहेगा। ये आपका प्रोडक्ट होना चाहिए और ये प्रोडक्ट होगा आपका C, यानी चौथे का जो C है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होता सही। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देगा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लोएस्ट पीके। देखो पीके का फिर से क्वेश्चन आ गया, पीके इक्वल टू 1/K। मुझे ये देखना है सबसे ज्यादा के जिसका होगा उसका पीके क्या होगा, सबसे लोएस्ट होगा। तो पहला बोला है पैराक्रिस्टॉल, पैराक्रिस्टॉल आप बना सकते हो। ठीक है, लाइक दिस, ये पैराक्रिस्टॉल हो जाएगा। दूसरा हमसे पूछा है पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल लाइक दिस।
तीसरा आपसे पूछा है मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल लाइक दिस। और अगला बोला है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, NO2, NO2 और NO2। अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे ज्यादा जो पीके के होगा, तो सबसे ज्यादा के किसका होगा, पैरा नाइट्रो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का होगा। तो पीके इसका सबसे लोएस्ट होगा, इसलिए 5 का जो आंसर होगा बच्चों वो डी होगा। डी इज द राइट आंसर। लोएस्ट पीके यही रखेगा क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, इसलिए आप इसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्लीवेज ऑफ ईथर से क्वेश्चन है। इसमें दे रहा है CH3 का होल ट्वाइस CH और सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं HI से। HI से रिएक्शन कराने पर हमें क्लीवेज ऑफ ईथर कराना है। तो मैंने आपको बोला था अगर 3 डिग्री और रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो SN में मैकेनिज्म होगा। यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्लीवेज होगा, तो I किस पे लगेगा, CH3 पे। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 होल ट्वाइस CHOH प्लस CH3I, ये इसके प्रोडक्ट बनेंगे। और इसका आंसर कौन सा होगा, B इज द राइट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो B सही होगा, ठीक है। A इसका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड फॉर्म्स एन अल्कली सॉल्युबल प्रेसिपिटेट। तो ये कुल मिला के हिंसवर्थ टेस्ट ही पूछ रहा है ऐसा कौन सा है जो सॉल्ट बनाता है और जो बेस में सॉल्युबल होता है। बंडिगिरी अमाइन होगी, और बंडिगिरी जो अमाइन है वो आपके डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन क्या है, CH3 CH2 CH3 CH2 NH2। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है और मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक कराई है। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटीज, पहला है CH3 NH2, इसे इन्होंने फर्स्ट बोला है। दूसरा है CH3 होल ट्वाइस NH, इसे सेकंड बोला है, ठीक है। इसके बाद बोला है ये CH3 होल थ्राइस N, इसे थर्ड बोला है। और अगला बोला है C6H5 NH2, इसे फोर्थ बोला है। अब वैसे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, याद हो, ठीक है। नहीं है तो फिर भी कर सकते थे। पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। देखो R अगर एक्वस मीडियम पूछा है और R आपका CH3 है, तो इसकी जो बेसिसिटी होती है, ठीक है, बेसिसिटी, तो बेसिसिटी का सिंपल सा ऑर्डर होता है 21-30। 21-30 का मतलब 2 डिग्री है माइन, फिर 3 डिग्री, 21-30 का मतलब 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री और लास्ट में आप अमोनिया। इसके बाद में आपको बोला था एलिफेटिक, अगर आपके पास अमाइन है, एलिफेटिक की बेसिसिटी हमेशा एरोमेटिक से क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। ये आपके दो कॉन्सेप्ट थे जिस तरीके से आप कर सकते थे। अब तो ये तो एरोमेटिक है, अब यहीं से आपका आंसर हो जाता है एरोमेटिक है, क्योंकि ये एनिलीन है, इसकी बेसिसिटी तो सबसे कम होगी। अब सबसे कम किस में है, एक ही ऑप्शन में है, पहले में, और पहला ही इसका आंसर सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। तो बहुत आसानी से कर सकते थे, आपको 21-30 नहीं आती थी तब भी कर सकते थे। आपको पता था ये 3 क्या है, ये पहली दूसरी तीसरी एलिफेटिक है, और एलिफेटिक की बेसिसिटी हमेशा एरोमेटिक से ज्यादा होगी, तो चौथे की सबसे कम होगी। और एक ही ऑप्शन है जिसमें चौथे की सबसे कम है, पहला ऑप्शन, और वहां से आप ये इसे कर सकते थे। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द विटामिन विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कोगुलेटिंग ब्लड इज, विटामिन के है जो कोगुलेट करने के लिए बहुत काम में आता है, इसका नमे का आंसर हो जाता है डी, ठीक है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 और किस टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका मल्टीपल फॉर्म में, पूछ रहा है कि व्हेन अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन देन द रेट कांस्टेंट, और इन रेट कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है, वो देखते हैं। तो अगर आपको पता हो तो आपने पढ़ा था आरएनएस इक्वेशन के बराबर ए ई की पावर माइनस EA अपॉन RT। अब देखो इसने बोला है कि कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट, अगर रेट आपकी बढ़ रही है, कैटलिस्ट रेट बढ़ा रहा है, इसका मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करा होगा, घटाया होगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को घटाया होगा तो ये जो वैल्यू है EA अपॉन RT ये घटी होगी, मगर ई की पावर माइनस EA RT क्या होगी, बड़ी होगी। इसका मतलब जो K है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई की पावर माइनस EA अपॉन RT पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही है तो K भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब इसका आंसर होगा इंक्रीज। एक तो ये मेथड था, अगर आप इसको नहीं लगाते तो आपको एक मेथड पढ़ाया गया था, रेट बराबर होता है K और
इनिशियल कंसंट्रेशन आप डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप डाल दो कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, ए की पावर कुछ भी डाल दो। मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर आप लिख लो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जब भी ये एक्सप्लेन किया गया था रेट कांस्टेंट, मैंने बोला था रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप क्या कर सकते हो, यूनिटी कर दो। इसका मतलब रेट किसके बराबर होती है, रेट होती है रेट कांस्टेंट के बराबर। अब आप मुझे बताओ, व्हेन द कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी तो बताओ के बी क्या होगा, के बी इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा सी, इंक्रीज, ठीक है, यानी सी इज द राइट आंसर, 10 का हो जाएगा सी, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है, क्या है उसी पे हम बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपका पहले ही हो चुका था और इसको मैंने सॉल्व करा रखा है। इसका बी आंसर होगा 57 ग्राम पर मोल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl द कैथोडिक रिएक्शन इज, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, तो पहली बात कैथोड पे होने वाला क्या है, रिडक्शन। तो दो ऑक्सीडेशन ऑफ Cl, इसे तो कट मारो, रिडक्शन ऑफ Na सोच सकते हैं ये सही हो सकता है, ऑक्सीडेशन ऑफ H2 इसको भी कट मारो। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो Na का रिडक्शन हो या फिर H2O का रिडक्शन हो। आपने देखा था, आपको याद होना चाहिए, Na का डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत लो होता है, ठीक है, हाई होता है, सॉरी हाई होता है, तो ये इजीली जाके डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, माइनस का 2.30। जबकि रिडक्शन ऑफ वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो बहुत कम होता है, माइनस के 0.827 होता है। इसका मतलब रिडक्शन ऑफ H2O टेक प्लेस एंड कैथोडिक रिएक्शन, इसलिए 12 का डी आंसर सही हो जाएगा। यानी कि जो 12 था इसका होता बच्चों डी, ठीक है, क्या होता, ठीक है, रिडक्शन ऑफ H2O टेक प्लेस एंड कैथोडिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये था हमारे पास 12 क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम असरसर रीजन की तरफ। असरसर रीजन 13वां क्वेश्चन था हमारा, 13 क्वेश्चन। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। कह रहा है एडिशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल टू वाटर लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल सही बात है, फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करता है, लोअर करता है, इसीलिए इसे रेडिएटर में यूज करते हैं, कार के रेडिएटर जो होते हैं, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए। एडिशन ऑफ इथिलीन, ये तो सही है। अगला क्या कर रहा है, इथिलीन ग्लाइकोल इज इनसॉल्युबल। अरे यार, इथिलीन ग्लाइकोल में क्या होते हैं, OH ग्रुप होता है और वो क्या करता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और हाईली सॉल्युबल होता है। जबकि ये कह रहा है इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये रॉन्ग है, ठीक है। ए राइट है, यानी कि असरसर राइट है और रीजन रॉन्ग है। इसका मतलब 13 का आंसर होगा बच्चों सी, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। 14वें की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है 14, ठीक है। 14 क्वेश्चन कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज सेम फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन बोलता तो बात सही भी थी, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी सेम रहती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए सेम नहीं रहती है। इसका मतलब असरसर तो रॉन्ग ही हो गया। अगर असरसर रॉन्ग हो गया तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 14 का। 15 अगर हम बात करें, 15 क्या कह रहा है, कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ डाइथाइल ईथर। बिल्कुल सही बात है, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डाइथाइल ईथर से ज़्यादा होगा, क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट, या हम कह सकते हैं इसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। जबकि डाइथाइल ईथर में ऐसा कुछ नहीं होगा। कह रहा है इतने मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल सही बात है, मेरा डाइथाइल ईथर इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, यानी ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं 16 की तरफ। 16 हमसे पूछा है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। बिल्कुल है, एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी बात सही है, मगर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो सॉल्ट बनता है वो माइनस आयन की तरह वर्क करता है, डीएक्टिवेट कर देता है, ऐसा इसने कुछ बोला नहीं है। तो दोनों सही है, मगर ये जो रीजन है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका बी आंसर जो होता है 16 का वो सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बढ़ते हैं हम 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन सेम है जो पहले वो दूसरे और तीसरे सेट में, तो इसको तो आप वहीं से देख सकते हैं, ठीक है। 18वां क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है, पहले और दूसरे में ऑलरेडी ये दूसरे तीसरे में डिस्कस हो चुका है। हाँ, ये जो 19वां क्वेश्चन है ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, उसमें 19वां कुछ और था, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं क्योंकि ये सॉल्व पहले हुआ नहीं है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें दिया है MnO4 माइनस प्लस SO3 2 माइनस प्लस ऑफ H, और हमें ये बैलेंस करना था एसिडिक मीडियम में। तो बच्चों मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी थी, MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में कहा जाता है Mn2 प्लस में, SO3 2 माइनस को कन्वर्ट करता है SO4 2 माइनस में,
और प्लस ऑफ वाटर तो आपको मिलेगा ही। अब इसमें देखो आप +7 में होगा, ये +2 में है, तो इसका जो एन फैक्टर होगा बच्चों वो होगा 5। इसका एन फैक्टर निकाल लो, 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया यानी +4 में होगा, 4 2 जा 8 में से 2 गया यानी कि ये +6 में होगा, 4 दूनी 8 में से 2। ठीक है, यहाँ पर जो एन फैक्टर होगा बच्चों वो होगा आपका 2 का, 6 में से 2 का। अब 2 से मल्टीप्लाई MnO4 माइनस में कर दो और 5 से मल्टीप्लाई SO3 में कर लो। जैसे ही आप करोगे तो 2 MnO4 माइनस प्लस 5 SO3 2 माइनस और प्लस ऑफ H प्लस। जैसे ही आप इसे बैलेंस करोगे आगे चल के आएगा हमारे पास Mn2 प्लस और प्लस ऑफ SO4 2 माइनस प्लस ऑफ H2। जैसे ये बैलेंस होता है तो हम मेन एटम को बैलेंस करते हैं। यहाँ 2 Mn है तो आपको 2 Mn लेने पड़ेंगे, यहाँ 5 सल्फर है तो यहाँ पर 5 SO4 2 माइनस लेने पड़ेंगे। अब हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन, तो बैलेंस करो, 5 3 जा 15 एंड 2 8 जा 4 8 जा 8 8 एंड 15 हो गए 23। ठीक है, यहाँ पर देखो कितने हैं, 5 4 जा 20 एंड 3 23 हो जाएंगे, 6 वाटर हो गए तो आपको 6 H प्लस लेने पड़ेंगे। चार्ज आप बैलेंस है तो देख लो, 10 में से 4 गया, 6 चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, माइनस का 6 चार्ज है यहाँ पर, देखो 15 और 2 5 10 और 2 12 में 6 गया, माइनस 6 चार्ज है, यानी ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाती है। ये था पहला ऑप्शन बी ए था। बी देखते हैं, बी था Cr2O7 2 माइनस प्लस ऑफ Fe2 प्लस प्लस ऑफ H प्लस। आपको ये भी हमारे सैंपल जो आपको गैस पेपर है उसमें था ये क्वेश्चन, तो क्या बनेगा तो देखते हैं हम। तो ये Cr3 प्लस में जाता है, इसको चेंज करता है Fe3 प्लस और प्लस ऑफ H2O। बैलेंस अगर आप करोगे तो इसमें जो चेंज आएगा, ठीक है, 6 में ये है 3 का आएगा मगर 2 है तो यहाँ पर एन फैक्टर होगा 6। इसका जो एन फैक्टर आएगा बच्चों, ठीक है, दिस वन सॉरी, ठीक है, इसका जो एन फैक्टर आता है वो आता है 1 का। मल्टीप्लाई कर दो 1 से इसको और 6 से इसको, जैसे आप करोगे तो ये बन जाएगा Cr2O7 2 माइनस प्लस ऑफ 6 Fe2 प्लस ऑफ H प्लस, एरो क्या बनेगा, ये बनेगा Cr3 प्लस ऑफ Fe3 प्लस और प्लस ऑफ H2O। जैसे ये रिएक्शन होगी देखो 2 Cr है तो 2 Cr लेने पड़ेंगे, 6 Fe है 6 Fe आपको लेने पड़ेंगे, H बैलेंस कर लो 7 है तो 7 H2O आपको लेने पड़ेंगे, 14 H प्लस हो गए। बाकी आप इसे बैलेंस कर लोगे, बैलेंस आएगी बिल्कुल। देखो 14 एंड 12 26 हो गए, 26 में से 2 गया 24, 6 एंड 18, यानी कि ये रिएक्शन भी आपके बैलेंस होके आ जाती है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ए और बी दोनों पार्ट को हम कवर करते हैं। ये डिफर है, थर्ड और सेकंड सेट में ये क्वेश्चन नहीं है तो ये अलग है, तो इसलिए हम इसको भी सॉल्व करेंगे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या बोला है, विच हेलोजन कंपाउंड इन द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर इन द SN2 रिएक्शन एंड वाई। ठीक है, तो हमारे पास है CH3 CH2I और दूसरा है हमारे पास और, ठीक है, और बोला है CH3 CH2 Br। तो ये कंपाउंड दे रखे हैं। मैंने अगर आपको पता हो तो मैंने बोला था रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, रेट ऑफ SN2 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 स्टेरिक हिंड्रेंस। सबसे पहले हम देख रहे हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है बच्चों तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है। और दूसरे हम देखते हैं पावर ऑफ लीविंग ग्रुप, पावर ऑफ लीविंग ग्रुप। अगर लीविंग ग्रुप की पावर बढ़ेगी, ठीक है, तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है SN2 वो बढ़ेगी, अदरवाइज डिक्रीज होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये भी 1 डिग्री है एल्काइल हैलाइड और ये भी 1 डिग्री है, स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों में बराबर है तो ये वाला फैक्टर तो नहीं लगेगा। अब लीविंग ग्रुप, सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप I होता है, फिर Br होता है, फिर Cl होता है, फिर F होता है। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप I है। इसका मतलब पहला जो कंपाउंड है CH3 CH2I ये फास्टर SN2 रिएक्शन देगा बिकॉज इट हैव द गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाता। अगला सेकंड पार्ट पूछा है व्हाई द क्लोरोफॉर्म स्टोर इन क्लोज डार्क बोतल। ठीक है, क्लोज डार्क कलर्ड बोतल, क्यों इसको क्लोज डार्क बोतल में, ठीक है, स्टोर करते हैं। तो मैंने आपको बताया था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड O2, एयर और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करके हाईली पॉइजनस गैस फॉस्जीन बनाती है, इसलिए हम इसे डार्क कलर्ड बॉटल में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। हमारे पास 21 में जो क्वेश्चन है ये भी डिफरेंट है, ये सेट 2 और 3 में नहीं है तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है,
ये ग्लूकोज का क्वेश्चन है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, पूछा क्या है, गिव द रिएक्शन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद। ठीक है, ग्लूकोज की रिएक्शन करा दी HCl से और ये होता है हमारे पास होल 4 और CH2OH। अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं HCl से कराने पर साइनोहाइड्रिन बनता है। ठीक है, ये एल्डिहाइड की ग्रुप की रिएक्शन है, तो ये बन जाएगा CHOH और Cl, और बाकी का ग्रुप ऐसे ही लगेगा CHOH होल 4 और CH2OH। तो ये आपका बन गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। अगला हमसे पूछा है कंसंट्रेटेड HNO3। अगर कंसंट्रेटेड HNO3 आप यूज करते हैं तो सैकेरिक एसिड बनता है COOH, CHOH होल 4 और COOH। तो ये इसके आंसर होते हैं बच्चों। ठीक है, सैकेरिक एसिड बनता है, एक में ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता। क्वेश्चन नंबर 22 सेम है जो दूसरे और तीसरे सेट में आया है। 23 भी सेम है। ठीक है, बाकी तो आई थिंक मुझे लग रहा है सारा सेम ही है। 24 क्वेश्चन सेम है, ये भी आया था सेट में सेम है। ठीक है, 25 सेम, 26 भी सेम, 27 सेम, 28 भी सेम है। असरसर रीजन यानी 29 जो सॉरी आपकी केस स्टडी है 29 और 30 ये भी सेम है, सेम क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, सेकंड उसमें सेट में फर्स्ट थर्ड में वो मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करा रखे हैं। ठीक है, 30, 31 यानी 31, 32 ये भी क्वेश्चन सेम है, 33 भी क्वेश्चन आपका सेम है। ठीक है, बस कुछ नहीं है, पोजीशन थोड़ी सी डिफर है, बाकी सारा का सारा सेम था। ठीक है, ये था हमारे पास डिफरेंट कुछ क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन तक हमारे पास डिफरेंट थे जो सेट 2 सेट 3 से मैच नहीं कर रहे थे। बाकी ये जो डिफरेंट क्वेश्चन थे ये सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, आप इसे चेक कर लें कि क्या आपके आंसर थे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।